वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, अब कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली चीज़ आती है डेफिनेशन। तो सबसे पहला हम अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है तो ध्यान से देखना। द फिनोमिनन, मेरे साथ लिखो बच्चों। द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्टिंग a gases or a gas into liquid is known as liquefaction. At particular temperature, pressure and volume. ये है डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड is known as a liquefaction at particular temperature, pressure and volume. When gas change into liquid, this condition are known as a critical condition. याद रखना, when gas change into the liquid, that condition is known as a TC is known as a critical temperature at which gas turn into liquid. PC is known as a critical pressure. So that is a particular pressure at which gas convert into the liquid state. Okay, and VC is known as a critical volume. So at that particular critical volume, gas turn into the liquid. ओके, अब इन तीनों का एक बेसिक रिलेशनशिप मैंने बना के रखा है जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वो ध्यान से देख लेना। अगर आपने ये चीज़ें समझ लेना तो आपका कंसेप्ट अच्छे से रेडी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बहुत क्लियर चीज़ है। सबसे पहली आ रही है यहाँ पे जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। सबसे पहली चीज़ है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर को आप कैसे डिनोट करते हो? उसे डिनोट करते हो टीसी से। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ any gas may be defined as that temperature above which it cannot be liquefied. ओके, तो चलो लिखते हैं सबसे पहले of a gas, critical temperature of a gas may be defined as that temperature above it cannot be liquefied however high pressure may be applied on the गैस। ओके, सो उसका एक फॉर्मूला है बच्चों। जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी सी इज इक्वल टू बनता है 8A डिवाइड बाई 27 RB। ओके, वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अबाव पे आप गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। सो टी सी इज इक्वल टू 8A डिवाइड बाई 27 RB। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर पे। So let's start the next one, which is known as a critical pressure. So the next one is critical pressure. अब आप जैसे जानते हो क्रिटिकल प्रेशर क्या चीज़ होती है? इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड
to liquefied the gas at critical temperature? Is the pressure required, which is required to liquefy the gas at critical temperature? ओके। अब फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है पी सी इज इक्वल टू जाएगा ए डिवाइड बाय 27 b²। पी सी इज इक्वल टू जाएगा ए डिवाइड बाय 27 b²। चलो थर्ड चीज़ पे चलते हैं बच्चों। थर्ड चीज़ क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम। थर्ड चीज़ है यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम। चलो अब देखो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या चीज़ है। इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 1 mole of the gas at critical temperature and critical pressure। ओके अब चलो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों VC इज इक्वल टू 3B। ओके अब हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल PV एंड T। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल PV एंड T। सो एक रिलेशन होता है PC/VC इज इक्वल टू 3/8 RTC और दूसरा एक रिलेशन होता है PC/VC बाय RTC इज इक्वल टू 3/8 where Z is less than 1 at critical point। Okay, at critical point there is no distinction between the gaseous state and liquid state as defined at the density of the substance of gaseous and liquid states are same। सो एक्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है तो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप गैस एंड वेपर को डिस्टिग्नाइज नहीं कर सकते, जहाँ पे आप बच्चों गैस एंड वेपर को क्या नहीं कर पाओगे, डिस्टिग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको फोकस लगानी है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है मतलब अभी जो लास्ट टॉपिक बचा है ना उसका नाम है बच्चों सरफेस टेंशन। सो लेट्स कंप्लीट द सरफेस टेंशन कंप्लीट करते हैं। चलो ध्यान रखना यहाँ पे देखो बहुत सिंपल चीज़ है सरफेस टेंशन। अब इसके पहले एक चीज़ आती है तो वो पहले ख़त्म कर दे। चलो सबसे पहले वो ख़त्म कर दे जिसका नाम है बच्चों विस्कोसिटी। सिंपल चीज़ है ना, वही फोकस करना है आपको, उतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं करना कुछ, जो है विस्कोसिटी। ओके अब एक सिंपल सी चीज़ आती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी है क्या? द इज विथ विच अ फ्लूइड कैन फ्लो इज डिटरमाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अराइज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। विस्कोसिटी क्यों होती है? विस्कोसिटी होने का वजह है कि इंटरनल लेयर्स, मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड का लेयर्स है। ओके तो लिक्विड के जो लेयर्स है ना बच्चों, तो इन दोनों लेयर के बीच में कोई इंटरनल क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। मतलब कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगेगा, फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन की वजह से विस्कोसिटी आती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको तो मान लीजिए हनी है एंड दूसरा एक वाटर है, पानी है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो हनी को फ्लो होने में टाइम लगता है, वाटर को फ्लो होने में टाइम नहीं लगता। मतलब हनी जो है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है एंड वाटर जो है उसका विस्कोसिटी लो है। बस बात ख़त्म। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत सिंपल जो है जो ध्यान रखनी है कि
जो फोर्स रहता है फ्रिक्शन फोर्स वो प्रोपोर्शनल टू जाएगा एरिया, वो प्रोपोर्शनल टू जाएगा एरिया, वो प्रोपोर्शनल टू जाएगा dv बाई डी एक्स। अब ये dv बाई डी एक्स क्या है, जिसे बोला जाता है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रखना। स्पीड कितना कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड कितना कम होगा डिपेंड करेगा फोर्स एंड एरिया के ऊपर। ओके, अगर आपने इसको निकाला तो F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई डी एक्स आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे ईटा जो है, ईटा को बोला जाता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ईटा जो होता है वो होता है बच्चों विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। ये होता है बच्चों विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चीज़ ध्यान रखना। विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, ये ध्यान रखना। किसी भी लिक्विड को अगर आपने हीट दे दिया तो उनके मॉलिक्यूल का मोशन ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ गया तो इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। अगर इंटरनल फ्रिक्शन कम हो गया तो बात ख़त्म, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ओके, बिकॉज राइज इन टेम्परेचर एक्जैक्टली अराइज द काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ पे ध्यान रखना आप लोग बेसिकली। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईटा इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेसिप्रोकल ऑफ ईटा इज इक्वल टू फाई फ्लूइडिटी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे फ्लूइडिटी क्या चीज़, तो फ्लूइडिटी इज इक्वल टू 1/η होता है, ध्यान रखना। अब लास्ट टॉपिक सरफेस टेंशन के बारे में मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। द फोर्स एक्टिंग along the surface of liquid at right angle of any line per unit length is called the surface tension. The unit of surface tension is Newton per meter. Surface tension decreases with rise in temperature. It is different from the different liquid due to the different intermolecular forces. Dear students, due to the surface tension, the small drop of liquid are spherical as the liquid tends to have the minimum surface area. Due to surface tension, liquid rise or fall in a capillary tube. सिंपल सा पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, उस पर फोकस करना है। फिर से एक बार, बेसिकली होता क्या, सरफेस टेंशन, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड एट राइट एंगल ऑफ एनी लाइन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज विथ राइज इन अ टेम्परेचर। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों तो कैसे डिफरेंट लिक्विड में सरफेस टेंशन डिफरेंट होता है, क्यों ड्रॉप्स का शेप स्पेरिकल होता है। So due to surface tension, the small drop of liquid are spherical as the liquid tends to have a minimum surface area in that case. Okay, due to surface tension, liquid rise or fall in a capillary. Okay, ये सिंपल सी फंडा था, सिंपल सी बातें थी जो आपको फोकस करना है। इसके साथ जो मैंने एक वीडियो लगाया हुआ है वो एक बार देख लेना बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ हमारा चैप्टर का जो पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा काम करेंगे, इसके बाद ही नए टॉपिक पे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Within this liquid are attracted to each other. This water molecule can form hydrogen bonds with the other water molecules around it, and it gets pulled toward them. And there's a term for this, we call this cohesion. So the fact that water molecules and other liquid molecules are attracted to each other is called cohesion. But what does this have to do with surface tension? Well, the key is these water molecules would like to bunch together. They want to group together if they can. So what would this water molecule do? I mean, which way is he going to go? How does he pick which one to group with? That's a problem. Here in the bulk of the liquid, he can't decide. Or in other words, let's just say got pulled toward this molecule. Well, it's also getting pulled to the left by all of this. By this one's pulling it back to its original position. This one's pulling it back to its original position because there will be a component of that force that will point in the direction of its original position, as well as this one to the left. So these are restricted. These molecules here in the bulk of the liquid have too many other water molecules around them dictating where they need to be, because if they tried to get displaced, it'd pull them back to that position. However, at the surface, there's no water molecules above them. These are freer. They're less restricted. So that allows these water molecules on the surface
to group together a little better, form stronger, tighter bonds, closer spacing at the surface in such a way that they form a tension that's not present in the bulk of the liquid. Yes, these water molecules down below will prevent them from just grouping into one big clump in the center, but since they're less restricted, they can form these tighter bonds here at the surface, and this allows it to support a pressure from above. So this allows it to support a certain amount of weight, which allows the needle to rest on the surface. A few practical applications of this, one clinical: if there's bile present in urine, you could detect its presence because it lowers the surface tension of urine. So it gives you a test of whether the liver is metabolizing things the way it should. Another application is if you go camping and you're in the tent, it's raining, and the tent gets raindrops on it. Most tents will keep the water from seeping through, but you're going to be tempted. You're going to be sitting in here, you're going to be like, that looks cool, and you're going to touch it, but you're not supposed to touch it because as soon as you touch it, you may break the surface tension. And once you break the surface tension, that water is dripping into your tent from that spot that you touched it, and you're probably not going to have a good night. So resist the urge to break the surface tension on your tent if it's raining out. And when you wash your hands, when we use detergents, if you washed your hands with just regular water and that's it, sometimes the surface tension's too great. These water molecules are too bound to each other. They form too big of a clump. It doesn't look like it. It looks perfectly smooth. But on a microscopic level, the water's not as diffuse as it could be. That's forming these clumps because the water has cohesion and it joins together. But if you add a little soap to the scenario, that breaks the surface tension. It lowers the surface tension, which means these water molecules don't clump together as much. And if they're not clumping together, they can get into the small cracks, which kicks out the dirt in your hands, and this water is better able to penetrate into the smaller cracks and get where it needs to go. So surface tension is due to cohesion between the water molecules at the surface of a liquid, but water molecules aren't just attracted to each other, they're actually attracted to the container too and other materials, and that's called adhesion. So the fact that water molecules are attracted to other materials as well is called adhesion. So what happens is this water molecule isn't just attracted to the other water molecules, it's attracted to the wall, and these water molecules climb the wall a little bit. So that's why you'll see when you fill a container with water or you're measuring an amount of liquid in a small burette, it's not perfectly level at the surface. It actually forms this kind of shape like that. This is exaggerated, but the sides will be a little higher than the middle. So you have to be careful when you're measuring. This is usually called the meniscus. And it's caused by the adhesion, the attraction of water molecules to the container that it's in. This adhesive force, this adhesion force is important. It causes something called capillary action. So let me get rid of this. And if you have a container with liquid, or say water, and you took another container, you put it in here like a straw. If you just stick it in, what you'll see is that because the liquid is attracted to the walls of this inner container, it doesn't just stay at this level, it'll rise above. It pulls this up a little bit above the surface level of the water. And if you took an even smaller diameter tube and put it in there, the smaller the tube, the greater this effect, and you'd get this water rising to an even higher level within this tube due to the adhesion to the walls of this container. And the name for this effect is capillary action, which is important in a variety of biological and non-biological examples where fluid is being aided in transport partially by the attraction to the walls of the container or the tube that it's flowing in.